हेलो जी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। इनका देख लेते हैं क्वार्टर टू का रिजल्ट किस तरीके का रहा। जैसे हमें पता ही है कि पूरे के पूरी जो स्मॉल फाइनेंस बैंक वाला सेक्टर है बहुत अच्छा परफॉर्म कर नहीं रहा। कुछ कुछ बैंक्स तो ऐसे हैं जहां पर हमें प्रॉफिटेबिलिटी दिखाने के लिए भी बहुत जोर मारना पड़ रहा है उन लोगों को। जैसे हम बात करें उज्जीवन के बारे में, जैसे अभी हम बात करने वाले इक्विटास के बारे में, इनको भी नेट प्रॉफिट दिखाने में बहुत जोर मारना पड़ा। तो देख लेते हैं इनके क्या हालात रहे। अगर हम शुरुआत करें बैंक के मार्केट कैप से, तो लगभग लगभग 7,000 करोड़ रुपए के आसपास का कंपनी का मार्केट कैप है। अब देखो कुछ कुछ चीजें समझ लेते हैं। देखो, हम स्मॉल फाइनेंस बैंक में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, पहले तो इन्वेस्टमेंट फी से समझते हैं। हम इनमें इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि इनका साइज छोटा है, इनका लोन बुक का साइज छोटा है। तो हमारी इनसे ये एक्सपेक्टेशन है कि ये ज्यादा रेट पे ग्रो करें एज कम्पेयर टू आपके जो बड़े फुल फ्लेज्ड बैंक्स है, जैसे हमारा एचडीएफसी हो गया, हमारा आईसीआईसीआई हो गया, हमारा एसबीआई हो गया। इनकी लोन बुक के पेस ऑफ ग्रोथ को ये लोग आउट परफॉर्म करें, तभी तो ये ज्यादा ईपीएस लेके आ पाएंगे, तभी तो ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो पाएंगे। तो एज अ शेयर होल्डर मैं इस इतनी छोटी कंपनी में इसलिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि इनका पेस ऑफ ग्रोथ ज्यादा होना चाहिए। अब देखो, अगर हम देखने जाएं इक्विटास का, अगर लोन बुक साइज के बारे में बात करें, तो 36,000 करोड़ रुपीज के आसपास का कंपनी का लोन बुक है। उसको इन लोगों ने ग्रो किया बाय 15% ओवर अ वाई लेवल। मतलब बहुत ही बेकार रेट ऑफ ग्रोथ। और इसका एक रीजन है, क्योंकि देखो क्या होता है, अगर आप एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, तो जैसे ही आपको पता चलता है कि बाहर आने वाला पैसा मेरा अंदर नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है, आपकी एसेट क्वालिटी खराब हो रही है। कि भाई जहां पर आपने लोन्स दे रखे थे, वहां से आपको ईएमआई का रीपेमेंट नहीं देखने को मिल रहा, तो आप कहते हो भैया अभी नया लोन करना बंद कर दो, अभी आप अपना डिस्बर्समेंट का पेस ऑफ ग्रोथ घटा दो। ये आप क्यों करते हो? क्योंकि आपको लग रहा है कि यार जो मेरा अभी बाजार में पैसा गया हुआ है, वो ही ढंग से रिकवर नहीं हो पा रहा, अभी मैं और एडिशनल पैसा बाजार में क्यों अटकाऊं। ये चीज समझने की जरूरत है। तो अगर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको आके बोलता है कि भाई हमारा एयूएम का पेस ऑफ ग्रोथ नीचे जा रहा है, हमारी लोन बुक का पेस ऑफ ग्रोथ नीचे जा रहा है, तो सीधी सीधी घंटी बज जानी चाहिए कि भाई इनकी एसेट क्वालिटी या तो खराब हो चुकी है या आगे चल के खराब होने वाली है। नहीं तो कभी भी डिस्बर्समेंट का ग्रोथ कभी भी कम नहीं आएगा, कभी भी लोन बुक का पेस ऑफ ग्रोथ कभी भी कम नहीं आएगा। क्योंकि देखो, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक लेके चलो। अगर आज आप अपने घर के बाहर 1 लाख रुपए लेके खड़े हो जाओ और कहो कि मैं लोन डिस्पर्स कर रहा हूँ 1 लाख रुपए का, तो 50 लोग आ जाएंगे लोन लेने के लिए। तो लोन देने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आती, हमेशा रिकवरी में प्रॉब्लम आती है। तो अगर रिकवरी नहीं हो रही, तो आप कहोगे कि भैया अभी लोन करना बंद कर दो, और यहाँ पर भी वही कहानी हुई। अगर देखो, अगर हम एसबीआई का लोन बुक का साइज देखने जाएं, तो 36 लाख करोड़ रुपीस के आसपास का लोन बुक है। वो 36 लाख करोड़ रुपए का लोन बुक बढ़ रहा है भाई 13-14% के आसपास पे। और यहाँ पर उससे 100 गुना छोटा लोन बुक, 36,000 करोड़ रुपीस का लोन बुक सिर्फ और सिर्फ 15% के आसपास से बन रहा है, बढ़ रहा है। तो जो हमारा इनिशियल थीसिस था इनमें इन्वेस्ट करने का, वो ही बेकार हो रहा है। कि हम चाह रहे थे कि ये बड़े बैंक्स की पेस को आउटग्रो कर जाएं, उनको आउट परफॉर्म कर जाएं, ये वहां पर उस चीज पर डिलीवर ही नहीं कर पा रहे। तो ये चीज हमें समझ के चलना पड़ेगा। अगर हम देखें इनका डिपॉजिट का पेस ऑफ ग्रोथ कितना है, तो 29% के आसपास से यहाँ पर डिपॉजिट बढ़ रहे हैं। तो देखो यहाँ से और हमें कंफर्मेशन मिलता है इसी चीज का कि भाई इनफ्लो इनफ्लो पैसे का ठीक तरह से आ रहा है, आप आउटफ्लो नहीं कर रहे। इसका मतलब क्या है, आपको लग रहा है कि बाजार में पैसा और मत अटकाओ, जो अभी अटकावा पड़ा है उसको अंदर रिकवरी लेने की कोशिश करो, जिसका मतलब आपकी एसेट क्वालिटी खराब हो रही है। वो चीज हमें देखने को भी मिलेगी आगे चल के। अगर हम बात करें डिस्बर्समेंट के बारे में, तो डिस्बर्समेंट पर -2% ओवर वाई लेवल। तो बहुत हालत खराब है इस इंडस्ट्री की। और स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, इस बैंक ने अभी तक हमें कोई भी एक अच्छा नंबर नहीं दिया है। अभी हमने जो 2-3-4 मिनट बात करी है, उसमें अभी भी एक भी ऐसा नंबर नहीं आया जो हम बोले कि चलो ये तो एक्सेप्टेबल है, यहाँ पर ये अच्छा काम कर रहे हैं। ये चीज हमने देख लिया। अब देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनके एसेट क्वालिटी की। देखो, बिल्कुल बैंड बज गया बैंक का। मतलब नाम मात्र का प्रॉफिट दिखाया इन लोगों ने, एक्चुअली तो इन लोगों ने लॉस रिपोर्ट किया। उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि इन लोगों ने प्रॉफिट किस तरीके से दिखा दिया और एक्चुअली कंपनी लॉसेस में किस तरह से गई, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। बट पहले बात कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ फंड्स के बारे में। तो जैसे बाकी सारे बैंकों के साथ हुआ, इनके भी कॉस्ट ऑफ फंड्स थोड़े से ऊपर गए। थोड़े से ऊपर जाने का मतलब क्या है, इनके लिए भी जो खर्चा था फंड बोरोइंग का, वो थोड़ा सा ऊपर आ गया। और 30 बेसिस पॉइंट्स के राइज के साथ 7.5% के आसपास आ गया। ठीक है, यहाँ पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट आपके निम्स कंप्रेस हो रहे हैं, लगातार निम्स कंप्रेस हो रहे हैं। जो एक टाइम पे 8.5% के आसपास का निम्स करती थी ये कंपनी, वो गिर के अब 7.7% के आसपास रह गए। तो यहाँ पर भी बुरा ही हाल चल रहा है, यहाँ पर भी कोई हमें इंप्रूवमेंट का स्कोप देखने को नहीं मिल रहा।
अगर हम बात करें आरओए की, तो आरओए एक्चुअली इस कंपनी का नेगेटिव चला गया, मतलब कोई आरओए बचा नहीं है इस कंपनी का, बट फिर भी कंपनी ने जुगाड़ लगा के इसको प्रॉफिटेबल दिखाया है। तो अगर हम देखने जाएं तो एक टाइम पे जब ये, अगर हम वाई वाई लेवल पे बात करें, तो Q2 FY 24 में ये बैंक 2% का आरओए किया करती थी। 2% का आरओए करने वाली बैंक को हम अच्छा बोलते हैं। तो 2% के आरओए से ये गिर गए हैं टू 0.1% का आरओए, मतलब बैंड बच गया है। और देखो यहीं से आपको चीज समझने आनी शुरू हो जानी चाहिए। देखो आरओए का क्या फॉर्मूला है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। तो अगर आपका ऊपर का प्रॉफिट गायब हो गया तभी आपका आरओए नीचे आएगा। ये चीज हमें समझ में आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, अगर आपका जो आरओए है वो 95% गिर गया, इसका मतलब क्या है, आपका नेट प्रॉफिट भी 95% गिर गया। और देखो आरओई का क्या फॉर्मूला होता है, आरओई आरओए इंटू लेवरेज। अगर आपका आरओए इतना गिर गया तो आपका आरओई भी गिर जाएगा। वही हमें आगे चल के देखने को मिला कि जो ये बैंक एक टाइम पे 15% का आरओई किया करती थी, वो अब आरओई रह गया सब 1% पे, 0.86% का आरओई रह गया है। तो यहाँ पर भी बैंड बच गया है। और हमारे लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट मेट्रिक क्या होता है, आरओई। कि अगर एक बैंक का आरओई सही ट्रेंड में जा रहा है तो मोर और लेस उस बैंक में सारी की सारी चीजें ठीक हो रही हैं। बट यहाँ पर तो ऐसा हो ही नहीं रहा, यहाँ पर तो आरओई गायब ही हो गया, ऑलमोस्ट गायब ही हो गया है। और एक्चुअली अगर हम करेक्ट कैलकुलेशन करें तो आरओई एक्चुअली नेगेटिव हो गया है, कोई आरओई बचा ही नहीं है बैंक का। उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि इन्होंने बैलेंस शीट में किस तरीके से झोल दिखाया और उसको प्रॉफिटेबल बनाया, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अगर हम क्रेडिट कॉस्ट के बारे में बात करें, देखो क्रेडिट कॉस्ट क्या होता है। क्रेडिट कॉस्ट एक सिंपल सा मैट्रिक है जिससे हमें चीज समझ में आती है कि कंपनी ने कितने प्रोविजन बना रखे हैं। तो क्रेडिट कॉस्ट का क्या फॉर्मूला है, प्रोविजन डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। तो जितना ज्यादा आप प्रोवाइड करोगे आपका क्रेडिट कॉस्ट उतना ज्यादा ऊपर जाएगा। और प्रोविजन आप क्यों करते हो, प्रोविजन आप क्या करते हो, प्रोविजन के लिए आप पैसा निकालते हो अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से, उन लोन्स के लिए जो आपको लग रहा होता है कि ये डाउटफुल है, ये आगे चल के खराब हो जाएंगे। तो कंपनी का जितना ज्यादा प्रोविजन उतना ज्यादा खराब एसेट क्वालिटी, ये चीज हमें समझ के चलना पड़ेगा। तो अगर आपका क्रेडिट कॉस्ट ऊंचा जा रहा है तो एक और प्रॉब्लमेटिक पार्ट है, और यहाँ पर हमें वही देखने को मिला। इनका क्रेडिट कॉस्ट जंप कर गया फ्रॉम 0.8% टू 3.72%, मतलब 4 गुना हो गया आपका क्रेडिट कॉस्ट की। तो बहुत ही खराब स्थिति है, 4 गुने से भी ज्यादा हो गया। तो मतलब बहुत ही खराब स्थिति चल रही है। और उसमें भी स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो सारी की सारी प्रॉब्लम आते हुए देखने को मिलती है हमें वही माइक्रो फाइनेंस वाले डिविजन में से, जो हम बाकी बैंक के साथ देख रहे हैं, बाकी एनबीएफसी के साथ देख रहे हैं, कि जो भी जरा सा भी माइक्रो फाइनेंस डिविजन में उनका एक्सपोजर है, वहां पर उनकी बाढ़ बच गई है, हालत खराब हो गई है। इसके साथ भी वही है कि आपका माइक्रो फाइनेंस वाला डिविजन ढंग से चला ही नहीं, और उसने आपकी पूरी की पूरी एसेट क्वालिटी की ऐसी तैसी कर दी। तो ये चीज भी हमने देखना पड़ेगा। अगर हम बात करें ग्रॉस एनपीए के बारे में, तो ग्रॉस एनपीए बढ़ गया आपका 2.1% से 2.95% की तरफ, और नेट एनपीए आपका बढ़ गया फ्रॉम 0.91% टू 0.97% ओवर अ वाई वाई लेवल। तो हर तरीके से इनकी एसेट क्वालिटी खराब ही हो रही है। अब देखो अगर कोई कंपनी की एसेट क्वालिटी खराब हो रही है, उसको हम क्या करेंगे जान के कि भाई आपका ब्रांच एक्सपेंशन रेट कितना है, आप कितनी कितनी नई ब्रांचेस पे आज जा रहे हो, क्या कर रहे हो, उससे कोई मतलब ही नहीं है। आप पहले अपनी एसेट क्वालिटी का ट्रेंड रिवर्स करो, उसको सुधारो, उसके बाद हम देखेंगे कि आप किस तरीके से एक्सपेंशन कर रहे हो। अभी तो जब आपकी एसेट क्वालिटी आपके हाथ में नहीं आ रही, तो आप एक्सपेंशन के बारे में तो दूर दूर तक नहीं सोच सकते, आप किसी भी ग्रोथ मैट्रिक के बारे में दूर दूर तक नहीं सोच सकते। ये चीज हमें देख के चलनी पड़ेगी। अगर हम फिर भी थोड़ा बहुत लोन बुक सेगमेंटेशन देखें, तो 42% तो आता है इनका स्मॉल बिजनेस लोन से, जिसमें हमें फिर भी ग्रोथ देखने को मिला 28% ओवर वाई वाई लेवल का। 16% हमारा आता है माइक्रो फाइनेंस डिविजन में से, यहाँ पर ही इनका बैंड बचा है, इसीलिए हमें देखने को मिला कि ये बुक डिग्रू भी किया बाय 4% ओवर वाई वाई लेवल। 25% आता है व्हीकल फाइनेंसिंग स्पेस से, जो 14% के आसपास पे ग्रो किया, और सारा का सारा ग्रोथ आया यूज्ड व्हीकल के मार्केट में से। जैसे हमें पता ही है कि भाई ज्यादा महंगा होने की वजह से नई नई गाड़ियां, तो ये जो यूज्ड व्हीकल वाला मार्केट है, इसमें हमें काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो इस कंपनी ने भी वही बताया कि भाई हमारे यूज्ड व्हीकल वाला मार्केट अच्छा कर रहा है, और वहां पर हमें 14% के आसपास का ग्रोथ देखने को मिला। 12% आता है इनका हाउसिंग हाउसिंग फाइनेंस वाले सेगमेंट में से, जो 23% के आसपास पे ग्रो किया। और रिमेनिंग 6% आता है हमारा अदर लोन से, कि भाई आपने एमएसएमई लोन कर दिए, पर्सनल लोन कर दिए, क्रेडिट कार्ड लोन कर दिए, वो अलग तरीके के लोन हो गए। तो ठीक है, ये मोटा मोटी हमने ये चीज भी समझ ली। अब देखो अब आ जाते हैं नंबर्स के ऊपर। तो इनका नेट इंटरेस्ट इनकम वेंट अप बस 5% ओवर अ वाई वाई लेवल। देखो यहीं से आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। तो 5% से बड़ा आपका नेट इंटरेस्ट इनकम। अगर हम बात करें आपके अदर इनकम के बारे में, तो अदर इनकम बढ़ा आपका 24% से। और टोटल इनकम के बारे में बात करें तो टोटल इनकम बढ़ा आपका, टोटल इनकम
टोटल इनकम वेंट अप बाय 11% ओवर वाई लेवल। और अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में बात करें तो 6% बढ़ा। अब देखो यहीं पर कंपनी ने झोल कर दिया। देखो हमारा बैलेंस शीट किस तरीके से चलता है, पहले थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। आपका आता है पहले नेट इंटरेस्ट इनकम। नेट इंटरेस्ट इनकम के बाद आप उसमें ऐड करते हो अदर इनकम। इन दोनों चीजों को ऐड कर देते हो तो आपको मिलता है टोटल इनकम। अब टोटल इनकम में से आप खर्चा निकालते हो, आप अपना केपेक्स निकालते हो। अब आप चाहे वो एम्प्लॉय की कॉस्ट हो गई, आपकी ब्रांच की कॉस्ट हो गई, चाहे आपके एसी पानी कुछ किसी बिजली पानी किसी भी चीज की कॉस्ट होगी, आप वो सारी कॉस्ट हटाते हो, दैट इज केपेक्स। तो आपकी सारी की सारी कमाई आपने एक साथ जोड़ ली, उसमें से आपने सारे के सारे खर्चे हटा दिए। उसके बाद जो भी आपका बचा वो बचा आपका आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में यहाँ पर हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है 6% का। बट एक्चुअली कंपनी ने किया क्या है, कंपनी ने जो अपने डिजिटल एक्सपेंसेस है उसको केपेक्स में गिना ही नहीं है। तो ये तो बेवकूफी है ना कि भाई वो क्या आपका खर्चा नहीं हुआ क्या। बट सिर्फ और सिर्फ कंपनी ने नेट प्रॉफिटेबिलिटी दिखाने के लिए अपनी बुक में से जो डिजिटल एक्सपेंसेस किए हैं उनको केपेक्स में ऐड नहीं किया। इसकी वजह से आपको यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। नहीं तो ये कंपनी घाटे में चली गई। इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट आप देखोगे तो लगातार खराब ही होता जा रहा है। क्वार्टर वन में भी इन्होंने बहुत खराब रिजल्ट पोस्ट किया था और क्वार्टर टू में उससे ज्यादा खराब रिजल्ट पोस्ट किया है। और एक्चुअली क्वार्टर टू में ये लोग प्रॉफिटेबल भी नहीं है, ये नेगेटिव में आ गए, घाटे में आ गए। तो बहुत ही खराब स्थिति चल रही है। अगर हम बात करें अगर हम बात करें कंपनी के प्रोविजंस के बारे में, तो प्रोविजंस तो छप्पर फाड़ के ऊपर भाग गए। 400% का इंक्रीज आ गया प्रोविजंस पे। और इसीलिए अगर हम देखें तो कंपनी ने भी नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है वो 93% से कम है। 93% डाउन है नेट प्रॉफिट ओवर अ वाई लेवल। और एक्चुअली अगर हम इनका जो डिजिटल एक्सपेंसेस है उनको खर्चे में ले लें तो ये 100% से भी ज्यादा नेगेटिव चला जाता है। इसका मतलब कंपनी घाटे में आ गई है। तो बहुत ही बुरी स्थिति है। अब देखो ऐसी कंपनी जो घाटे में आ गई है उसके बारे में ज्यादा चर्चा करके क्या ही मतलब निकलेगा भाई। उसका आप चाहे वैल्यूएशन का खेल करो कि भाई कितना क्या वैल्यूएशन पे बिक रही है कभी कंपनी, तो उसको उन सारी चीजों का कुछ सेंस ही नहीं बनता। जिस कंपनी के नंबर्स ही खराब हो रहे हैं उसका आप करेक्ट वैल्यूएशन निकाल के करोगे क्या, उसको रिलेटिवली वैल्यू करके करोगे क्या। तो ऐसी कंपनियों की तो भैया बहुत दूर दूर से ही हाथ जोड़ लेने चाहिए। सो चलिए अभी के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू।